हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ हम बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके भी क्वेश्चंस देखेंगे और जो करंट अफेयर हम देखने वाले हैं उनके एनालिसिस भी करेंगे। क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो एग्जाम रेलिवेंट या करंट अफेयर होने वाले हैं। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप सेशन को लाइक ज़रूर किया करें और टारगेट लेकर के चल रहा हूँ मैं 20 लाइक्स का। आई होप आप इसे पूरा कर देंगे और आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो तैयारी है उसको करते हुए कुछ डाउट वगैरह रहता है, वो आपको जानना रहे या कहीं पे कोई परेशानी आती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे डिस्कशन होते रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। लिखा हुआ है कि इंडिया ने कौन सा रैंक स्कोर किया है 4th एडिशन ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज टुडे बाय नीति आयोग। पहली चीज इसमें यह समझ के रखिए कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसे कौन निकालता है, तो इसे नीति आयोग निकालता है। अब जब नीति आयोग इसे निकाल रहा है तो इंडिया की तो रैंक इसमें होगी नहीं, क्योंकि इंडिया के अंतर्गत जो एसडीजीज गोल हैं उनको ट्रैक किया जाता है। ऐसा नहीं कि नीति आयोग पूरी दुनिया को ट्रैक कर रहा है। तो इंडिया की रैंक नहीं होगी, लेकिन इंडिया का स्कोर होगा कि पिछले साल कितना था इंडिया का स्कोर एसडीजी गोल्स में, इस साल कितना है, ऐसे। तो 2023-24 में इंडिया का स्कोर कितना है, तो ये है 71 प्राप्त हुआ है, मतलब एक अच्छा स्कोर है। अगर शुरुआत से देखें एसडीजी की जब शुरुआत हुई थी, अभी इसका एक ग्राफ मैं आपको दिखा दूंगा। 2018 से शुरुआत हुई थी एसडीजी इंडिया इंडेक्स की, नीति आयोग ने स्टार्ट किया, तब स्कोर 57 था और अभी कितना है 71। ये लाइन से पूरे स्कोर ही लगे हुए हैं। ये है 2018 19-20 का और ये है 2020-21 का और उसके बाद ये 2023-24 का स्कोर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हर साल जब एसडीजी अब निकाले जा रहे हैं तो जो स्कोर है इंडिया का बढ़ता ही जा रहा है। ये एक एवरेज स्कोर है, टोटल कितना रहा है, हर राज्य का स्कोर अलग अलग है, इसमें हम वो भी चर्चा करेंगे। इससे कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे लिखा है, द एसडीजी इंडिया इंडेक्स कंप्यूट गोल वाइज स्कोर्स ऑन द डैश फॉर ईच स्टेट एंड यूटीज। तो एक चीज़ और इसमें समझिए कि नीति आयोग जो एसडीजी गोल्स या इंडिया इंडेक्स निकालता है वो भारत के स्टेट्स के साथ साथ जो यूटीज़ हैं उनके लिए भी होता है, मतलब दोनों को ट्रैक करता है। तो आपको बताना है कितने गोल इसमें होते हैं जिनको ट्रैक किया जाता है, तो ये हैं 16 एसडीजी गोल्स। और अगर आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनकी शुरुआत 2015 से हुई थी, जब यूनाइटेड नेशंस ने एसडीजी गोल्स की घोषणा करी थी और इसको लेकर के 2030 का एक लक्ष्य रखा था कि 2030 तक अगर हम इन जो गोल्स बताए जा रहे हैं इनको पूरा कर लेते हैं तो हमारा जो एक पूरी दुनिया होगी वो ज़्यादा बेहतर दुनिया होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे लोग रह रहे होंगे, ज़्यादा खुशहाल लोग होने वाले हैं। और इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी आई थी अभी बीच में कि कोई भी देश, इंडिया ही नहीं, कोई भी देश जो 2030 का जो एम है या जो टारगेट है उस पर खरा नहीं उतर रहा है। मतलब जो विकसित देश हैं वो भी हर एक इंडेक्स पे खरे नहीं उतर रहे हैं। मतलब जो एक टाइम लिमिट दिया गया था कि इस साल तक ये इतना हो जाना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वेरियस रीजन से बीच में कोविड वगैरह भी आ गया जिसमें सारे देशों की बहुत एनर्जी चली गई। तो अगर इसमें हम बात करें कि 2015 में इंडिया ने भी एसडीजी गोल्स को अडॉप्ट किया था और उसी को सही तरीके से ट्रैक करने के लिए कि भाई हम हर साल कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कहाँ पे भी कमी है और कौन से स्टेट में भी कमी है, उसके लिए इंडेक्स को 2018 में लॉन्च किया गया था। इंडिया में जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 2018 में से लॉन्च किया गया था। और अगर आप यूएन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर 17 एसडीजीज हैं, मतलब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इंडिया में 16 ट्रैक होते हैं, तो क्या इंडिया में एक कम ट्रैक हो रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो 17वां गोल है ना इनका 17th, अभी मैं आपको सारे 16 गोल्स भी दिखाऊंगा। 17th जो गोल है वो है कि जो एसडीजी के पार्टनर्स हैं उनको लेकर के, मतलब वो कह सकते हैं यूएन स्पेसिफिक गोल है, वो देश उसे ट्रैक नहीं करेंगे कितने पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब सारे देश आएंगे एसडीजी गोल्स में पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, तभी इसका उद्देश्य भी सफल हो पाएगा। आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन इससे लेते हैं कि विच स्टेट और स्टेट्स टॉप द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। कौन सा राज्य है जिसने इसमें टॉप किया है, मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर कौन से राज्य के हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? केरल। जैसा सबको उम्मीद भी रहती है, केरल जैसे राज्य जो हैं
काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इंडिया में, तो ये उम्मीद रहती है। लेकिन इसमें जो टॉप पे है, मतलब केरल को भी 79 नंबर मिले हैं और दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड, इसको भी 79 नंबर मिले हैं। तो टॉप की अगर बात करें तो दोनों को सेम नंबर मिले हैं। लेकिन जो उत्तराखंड है, पिछले एसडीजी इंडेक्स से उस बार की जो जंप है या कह सकते हैं वृद्धि है, उत्तराखंड की ज़्यादा है। इसीलिए अगर भी हम लिस्ट देखेंगे तो आपको उत्तराखंड टॉप पे मिलेगा, बजाय कि दोनों के स्कोर क्या है, सेम है, दोनों ही टॉप पे हैं ऐसा आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो अभी तक मैं आपको बातें बता रहा था उनकी थोड़ा सा एक ओवरव्यू और ले लेते हैं। बहुत सारी बातें मैं आपको बताई दी, इसमें ना बहुत सारा डेटा है जो आपके एग्जाम के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो डेटा इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आपकी अपनी इच्छा है पढ़ने की तो आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। नीति आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर पूरी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। बाकी अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया 2018 में से लॉन्च किया गया था। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है और ट्रैक करता है नेशनल प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑन 113 इंडिकेटर्स। अभी कहेंगे 16 एसडीजी थे, यहाँ पे 113 ये इंडिकेटर्स हैं। हर एक गोल के अंतर्गत बहुत सारे जो है इंडिकेटर्स होते हैं, तो टोटल 113 इंडिकेटर्स हैं। अगर गोल की बात करें तो 16 गोल हैं। और इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से गोल हैं जो इस बार के जो एसडीजी है उसमें बताया गया कि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस इसमें मिली है, मतलब इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली है। तो गोल नंबर 1 है, ये क्या है, नो पॉवर्टी। इसमें जो है भारत को अच्छी सफलता मिली है, बहुत सारे लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो वो। गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। और अगर मैं इन तीनों में बात करूं कि सबसे ज़्यादा सफलता किसमें मिली है, तो वह है क्लाइमेट एक्शन में, ऐसा रिपोर्ट बता रही है। अब इसको जरा हम देखते हैं ग्राफ वाइज। जैसे आप ये देखेंगे ग्राफ है, ये 2018 का ग्राफ है। और सबसे पहले तो इसमें ये समझ के रखिए कि इसमें 4 तरह की कैटेगरीज हैं। ये जो आपको कलर दिख रहे हैं ना, तो ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है, पहली कैटेगरी है जो रेड से है, एस्पिरेंट, कि अगर किसी स्टेट या यूटी का स्कोर 0 से 49 के बीच में है तो क्या है, एस्पिरेंट है। ओके, और अगर उसका स्कोर 50 से लेकर के 64 के बीच में है तो परफॉर्मर है, मतलब कि अब वो एस्पिरेंट नहीं रह गया, अब वो परफॉर्म करने लगा। और फिर फ्रंट रनर है, अगर उसका स्कोर 65 से 99 के बीच में है तो क्या है, फ्रंट रनर है वो, मतलब वो अब अच्छी तरक्की कर रहा है। और अगर 100 है तो अचीवर है। अचीवर का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब जो भी गोल्स उस स्टेट को लेकर के थे, जितने 16 गोल थे, उसने सबको पूरा कर लिया और अब कुछ पूरा करना बाकी नहीं है। तो अगर हम देखें 2018 का आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो टोटल इंडिया का स्कोर कितना था, 57, मतलब एवरेज अगर निकाला जाए। इसमें भी आप देखेंगे ज़्यादातर राज्य पीली वाली कैटेगरी में है, मतलब परफॉर्मर कैटेगरी में ये राज्य आ रहे थे। येलो का मतलब क्या है, परफॉर्मर से। और इसमें कुछ राज्य थे जैसे तमिलनाडु और केरल, उस समय फ्रंट रनर में थे, इनके स्कोर 65 और 99 के बीच में थे। वहीं अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखें बिहार, ये बीच में क्या है, ये असम है, तो ये सब कैसे थे, एस्पिरेंट की कैटेगरी में थे। अच्छा, एक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी आता था फ्रंट रनर की कैटेगरी में। तो बाकी जो यहाँ पे स्टेट्स थे वो आपके ऐसे थे। फिर अगला साल 2019-20 का जो आया, उसकी अगर बात करें तो उसमें स्कोर 60 हो गया। तो आप देखेंगे कि रेड फिर कोई भी राज्य नहीं रह गया 2019-20 में, सारे राज्य जो है ग्रीन और येलो की कैटेगरी में बट गए थे। इसमें आप देखेंगे साउथ के जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर वो स्टेट्स फ्रंट रनर की कैटेगरी में पहुंच चुके थे। फिर जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया है वो येलो की कैटेगरी में था, सब कुछ ऐसा। फिर 20-21 की अगर हम बात करें तो स्कोर 66 था। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पश्चिम के राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और ये सारे राज्य भी अब आपके फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गए। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे सिक्किम वगैरह, ये सब भी आपके फ्रंट रनर कैटेगरी में आ चुके हैं। और ऊपर भी नॉर्थ में आपको फ्रंट रनर देखेंगे। अब आता है 2023-24, 3 साल के बाद आप क्या पाएंगे कि पूरा इंडिया ही फ्रंट रनर कैटेगरी में है। कुछ राज्य हैं जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्य हैं, बाकी पूरा जो इंडिया है वो आपका फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ चुका है। ओके, इंडिया, और यहाँ पे यूटीज़ भी हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो यूटीज़ भी आपके फ्रंट रनर में आ चुके हैं। तो ऐसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 कैटेगरीज में बटे होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे गोल्स की बात करूँ तो ये हैं वो 16 गोल्स जिनकी ट्रैकिंग होती है। और इसमें आपको डेटा मिलेगा 2018, 19-20, 20-21 और यहाँ पे है
23-24 का डेटा। और अगर इसको आप देखेंगे जैसे नो पॉवर्टी है, देखिए पिछले साल 60 पे था, इस बार क्या है 72 पे, इसलिए कहा जा रहा है कि इसका स्कोर क्या है, बढ़ चुका है, अच्छी परफॉर्मेंस है। वहीं अगर हम देखें जीरो हंगर की, तो इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, 47 से 52 की कैटेगरी में आया, परफॉर्मर में आया। वहीं गुड हेल्थ एंड वेलबींग में भी स्कोर काफ़ी अच्छा है, और ये क्या है क्वालिटी एजुकेशन, ये भी अब परफॉर्म कर रहा है। जेंडर इक्वालिटी, ये एक वन ऑफ द मेन गोल में से एक होना चाहिए कि महिला और पुरुष के बीच जो इक्वालिटी है उसमें अभी हम कुछ खास डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। और इसको सिर्फ भारत को लेकर के ही नहीं है, बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में खास इम्प्रूवमेंट उनके अंदर नहीं है। विकसित देशों में भी ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ राज्य कुछ देश ऐसे हैं जैसे जो भी नॉर्वे वगैरह हो गया, स्वीडन, वहाँ पे तो तब भी है, लेकिन बाकी देशों में उतना नहीं है। फिर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 89 स्कोर है इसका। और फिर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 96 स्कोर है। लेकिन आप इनमें देखेंगे ना कि ये परफॉर्मेंस वाइज अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है कि 83 से 89 हो गया है। अगर आप जैसे नो पॉजिटिव देखें 60 से 72 हो गया है, परसेंटेज वही वो चलेगा, तो ऐसे दिख रहा है, मतलब अच्छा स्कोर है। लेकिन वैसे वही ये बात है कि आप 30 से 30 नंबर पा रहे थे, अगर आप 75 नंबर पा गए तो आप वेल एंड गुड हैं। आप 75 नंबर पा रहे थे और उसके बाद आप 80 नंबर पे चले गए, हालांकि अच्छा स्कोर है लेकिन कहा जाए ठीक है परफॉर्मेंस। तो जैसे जैसे स्कोर आगे बढ़ेगा तो हर एक नंबर पॉइंट कर स्कोर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे एक था सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का, 83 था इसमें। और ये है गोल नंबर यहाँ पे 16 एक है कि पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी स्कोर आप देखेंगे हर साल अच्छा ही था, इस बार भी अच्छा ही है। क्लाइमेट एक्शन पे अगर आप देखेंगे तो 54 से 67 हुआ है, जो मैं कह रहा था कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग कहा जा रहा है, इसे अच्छे तरीके से हुआ है। तो ये कुछ आपके गोल्स हैं, 16 गोल्स हैं। अगर आप सारे गोल्स भी देखना चाहें, सारे गोल्स आपको मिलेंगे किस पे ट्रैकिंग हो रही है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेट वाइज जो मैं आपसे कह रहा था, तो आप पाएंगे उत्तराखंड को टॉप पे रखा गया है, केरल सेकेंड नंबर पे है, लेकिन है दोनों ही टॉप पे क्योंकि स्कोर क्या है 79 है। वहीं तमिलनाडु थर्ड पे हो, गोवा फोर्थ पे हो, हिमाचल प्रदेश है फिफ्थ नंबर पे। इसमें जो बॉटम से राज्य हैं उन्हें अगर आप देखेंगे तो वह है बिहार, फिर है झारखंड और फिर है नागालैंड। तो ये जो बॉटम वाले राज्य हैं तो इनका अगर देखा जाए तो ये जैसे बिहार वगैरह है, इनका स्कोर 57 है, तो परफॉर्मर की कैटेगरी में चल रहे हैं। अगर ओवरऑल एवरेज ये जो 71 का है इससे बहुत पीछे भी चल रहे हैं, तो काफ़ी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वहीं यूटीज़ को भी आप देख सकते हैं, यूटीज़ कौन कौन से हैं, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और लद्दाख। तो इसमें आप देखेंगे 3 यूटीज़ हैं जिन्होंने 71 का जो मार्क है उसको क्रॉस कर रखा है। बाकी की जो 4 यूटीज़ हैं वो भी आपके फ्रंट रनर में है, और तो धीरे धीरे करके वो भी अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर ही लेंगे। अब अगला सवाल लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल रिसीव्स फर्स्ट मदरशिप एट विंझिनजैम पोर्ट। तो ये जो पोर्ट है कहाँ पे है जिसमें सर्बानंद सोनोवाल ने पहला मदरशिप रिसीव किया है। तो अब आप सोचेंगे कि मदरशिप आ रहा है कि एक पोर्ट में, ये एक न्यूज कौन सी बड़ी न्यूज है, ये तो कोई खास न्यूज है नहीं, लेकिन ये है क्यों है, और ये पोर्ट जो विंझिनजैम का है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। सबसे पहले ये पोर्ट कहाँ पे है, तो ये है केरला में, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर क्यों पहुँच गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये भी जान करके रखिए। ये क्यों पहुँचे, क्योंकि ये पोर्ट है खास, है ना। ये पोर्ट क्यों खास है, क्योंकि ये इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो कि ओपन हुआ है केरला में। और ये पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है, मतलब इसमें सरकार और प्राइवेट एंटिटी दोनों है। सरकार की तरफ से कौन है, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर कौन है, अदानी पोर्ट SEZ, तो ये प्राइवेट प्लेयर है। डीप वाटरवे कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब क्या है, पहली चीज तो भारत में बहुत कम ऐसे पोर्ट हैं जो नेचुरल पोर्ट हैं जो डीप वाटर, मतलब जहां पे जो गहराई है ज़्यादा है। गहराई ज़्यादा होने का मतलब है कि किनारे जो बड़े शिप हैं वो नहीं लग पाएंगे। अगर आपका जो गहराई है वो कम है तो समुद्र के किनारे जहां आपने पोर्ट बना रखे हैं वहां पे ऐसे बड़े जहाज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो आएंगे गहराई कम होने की वजह से फिर धंस जाएंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इस वजह से जो बड़े जहाज हैं वो सब पोर्ट पे नहीं रुक सकते हैं, बड़े मतलब हैवी जहाज। लेकिन यहाँ पर ये जो नेचुरल पोर्ट है विंझिनजैम में जो बनाया गया है, ये पोर्ट नेचुरली डीप वाटर पोर्ट है और ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बड़े बड़े कंटेनर वाले जो ये जो शिप होते हैं
ये सब जगह तो रुक नहीं सकते पोर्ट पे, तो ये आएंगे यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ से जो भी डिलीवरीज हैं या जो कंटेनर्स हैं उनको उतारा जाएगा, और उतारने के बाद इनको और अलग अलग जो पोर्ट हैं जहाँ पे ये नहीं पहुँच सकता है शिप, वहाँ पे उनको ट्रक्स के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। इसीलिए इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जा रहा है। भारत का ये पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यहाँ पर जो मदरशिप आई है, पहली मदरशिप, वो कौन सी, MV सैन फर्नांडो, ये जो शिप आई है जिसकी कैपेसिटी 9000 TEUs है ना। और ये इंडिया का पहला ऑटोमेटेड पोर्ट होने वाला है, ताकि जब बड़े कंटेनर वाले यहाँ पे शिप्स आएंगे, ऑटोमेटेड पोर्ट होने का फ़ायदा ये होगा कि इफ़िशियंसी अच्छी हो पाएगी। ये TU का मतलब होता है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब कि जो कंटेनर इसमें होते हैं ना, इसका एक मेजरमेंट का यूनिट है, शिपमेंट के क्षेत्र में TEU के रूप में नापा जाता है। तो ये जो कंटेनर होते हैं ये 20 फुट के कंटेनर के हिसाब से इसकी यूनिट होती है। जैसे 9000 का मतलब है कि इस शिप में अगर 20 फुट के कंटेनर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 9000 ऐसे ये कंटेनर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 20 फुट के ही कंटेनर हैं। एक और यूनिट होती है इसकी, वो भी जान लीजिए, वो होती है 40 फुट की। तो इसको क्या कहा जाता है, FEU कहा जाता है, मतलब 40 फीट इक्विवेलेंट यूनिट इसको कहा जाता है, FEU भी कहा जाता है। तो ये 40 फीट का होता है। ओके, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, जैसे 9000 TEU का है, 18000 TEU का भी होता है। लेकिन कुछ शिप ऐसे भी हैं जो 18000 को 21000 TEUs के भी होते हैं। तो मतलब जितना बड़ा शिप होगा वो क्या रहता है कि जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। एक ही शिप आपका जा रहा है जिसमें बहुत सारे सामान आपने लाद दिए हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ये इंडिया के कुछ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट्स में से एक है। इट कैन एफिशिएंटली अकोमोडेट लार्ज कार्गो एंड कंटेनर शिप। और इसमें अदानी ग्रुप ने एक और कल घोषणा करी है कि ये जो पोर्ट बनाया गया है केरला में, इसमें अभी 20,000 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ताकि ये जो विंझनजैम पोर्ट है इसके जो बाकी के रिमेनिंग फेजेस हैं उनको भी कंप्लीट किया जा सके। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ की करने वाले हैं। अगला है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है सक्सेसफुली कंक्लूडेड। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म रह गया, इवेंट है कि एक इवेंट हुआ था अंडर कौन से इनिशिएटिव, डिजिटल टिन इनिशिएटिव के तहत इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, जिसको कंक्लूड किया हुआ है। तो इसका नाम है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा इसे। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको करवा रहा है, इसमें क्या होता है कि ये जो संगम नेटवर्किंग इवेंट्स जो भी हुआ था, इसमें जो 4 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लगभग 400 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। IIT दिल्ली, बॉम्बे, PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर एंड T-Hub हैदराबाद। और ये जो संगम इनिशिएटिव है इसका एम क्या है, इसका एम है या पूरा उद्देश्य है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग या डिज़ाइनिंग है उसको रेवोल्यूशनाइज करना थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कि जो नेटवर्किंग के क्षेत्र में जो भी डिज़ाइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, उसको रेवोल्यूशनाइज करना, जो अभी वर्तमान समय में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके द्वारा। और ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस का पार्ट है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब कि ये सारे लोग मिल करके किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे और उसका जो बेहतर और बेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा उसको लेकर के आएंगे। अगला सवाल है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टार्टअप एंड एग्रीप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट टू सून लॉन्च एन एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइज नेम डैश। कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप्स और एग्रीप्रेन्योर, जैसे इंटरप्रेन्योर होता है ना एंटरप्राइज के क्षेत्र में, मतलब जो नए उद्यमी होते हैं उनको कहा जाता है, तो वैसे एग्रीप्रेन्योर्स टर्म का प्रयोग किया जाता है जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं या नई टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उनके लिए ही गवर्नमेंट एक फंड लॉन्च करने वाला है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइज। ये इसका फुल फॉर्म है। इसका जो शॉर्ट में नाम रखा गया है वो आपको बताना है, तो इसका शॉर्ट में नाम है एग्रीश्योर। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब फंड है, फंड करने का मतलब क्या होगा कि एक तरह का फंड होगा, पूल ऑफ फंड होगा कह सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और फिर इस पैसे से जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग दी जाएगी, एग्रीप्रेन्योर्स हैं उनको फंडिंग दी जाएगी, ताकि जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप्स का ये और बढ़ सके। और फिर हम जैसा देखते हैं भारत में जो किसानी या खेती वाला क्षेत्र है बड़ा कन्वेंशनल है, ये किसान भी ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं अपनी खेती को लेकर के, इस डर से कि ख़राब हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब इस तरह के स्टार्टअप्स आते हैं वो नए तरीके, नए जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे सुझाते हैं, उससे होता क्या है, तो कॉस्ट जो होता है वो कम होता है, जो पैदावार है उसकी बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ जिस ज़मीन से अगर किसान 1 लाख कमा सकता है उसी ज़मीन का अगर वो सही फ़ायदा करके उससे 10 लाख भी कमा सकता है, ये भी उनको पता चल पाता है।
तो इस सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। इसमें इस इनिशिएटिव के लिए टोटल 750 करोड़ रुपए का कैटेगरी 2 का एक AIF यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है। और ये जो 750 करोड़ रुपए का AIF होने वाला है, इसमें 250 जो करोड़ रुपए हैं वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कंट्रीब्यूट करेगा 250 करोड़। उसके बाद जो 250 करोड़ है वो नाबार्ड कंट्रीब्यूट करेगा, टोटल हो गए 500 करोड़। और उसके बाद जो बचा 250 करोड़ रुपए है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज किया जाएगा, मतलब बैंकों वगैरह से रेज किया जाएगा। तो ऐसे मिलाकर के 750 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट इसमें इस फंड में होने वाली है, जैसा बताया, सेक्टर स्पेसिफिक होगी इन्वेस्टमेंट, सेक्टर एग्नोस्टिक होगी, इसके साथ AIF होगा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होगा। उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी सपोर्ट भी इस फंड को दिया जाएगा कि डायरेक्ट इक्विटी भी उसके थ्रू भी यहाँ पे फंडिंग इकट्ठा करी जाएगी। तो ये जो 750 करोड़ रुपए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसको लेकर के फंडिंग करी जाएगी स्टार्टअप्स और एग्रीप्रेन्योर्स को, ताकि वो बढ़ सके आगे। और इसके लिए जो फंड मैनेजर होने वाला है वो कौन है? नैब वेंचर्स, जो कि नाबार्ड की फुली ओन्ड सब्सिडरी है। नाबार्ड जैसे RBI है, RBI ने क्या किया कि वो एग्रीकल्चर वाला जो क्षेत्र या रूरल क्षेत्र है उसको नहीं देख सकती है या उस जगह ध्यान नहीं अपना उतना दे सकती, तो उसके लिए उसने नाबार्ड को बनाया है ना। नाबार्ड को सुपरवाइजरी पावर दी गई है, जो सारे रूरल बैंक्स वगैरह को सुपरवाइजरी करने का काम करते हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करते हैं। नाबार्ड ने भी अपनी अलग अलग स्पेशलाइज्ड सब्सिडरीज बना रखी हैं, उसमें से ही एक आता है नैब वेंचर, जो कि फंड मैनेजर का काम करेगा कि जो 750 करोड़ रुपए का फंड है इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इसे। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम NSDL, विच कंट्री ओवरटेक्स मॉरिशियस फॉर द नंबर 4 स्पॉट ऑन द लिस्ट ऑफ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? मतलब FPI को लेकर के बात हो रही है कि FPI इनफ्लो एक तरीके से कह सकते हैं, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मतलब इनफ्लो की बात हो रही है कि भारत में जो FPI के थ्रू पैसा आता है उसमें कौन से देश ने मॉरिशियस को 5वें नंबर पे कर दिया और अपने को चौथे नंबर पे ला दिया है। ये बात बताई है NSDL के डेटा ने। तो ये देश है आयरलैंड, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए होता क्या है कि अलग अलग देशों के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी कंट्रीज से जो है पैसा भारत में राउट करते हैं। भारत में पैसा राउट करने का मतलब यहाँ के जो मार्केट्स हैं उसमें पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो उसके लिए जो अलग अलग रूट होते हैं, जैसे अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो ये फर्स्ट नंबर पे जो FPI को लेकर के है वो है USA, और सेकंड नंबर की अगर बात करूं तो वो है सिंगापुर। ओके, आयरलैंड आपका चौथे नंबर पे इस समय पहुंच चुका है। थर्ड नंबर पे कौन है? लग्जमबर्ग। तो ये सब ऐसे देश होते हैं, या तो डायरेक्ट लोग यहाँ से पैसा राउट करते हैं इंडिया में, या तो ऐसे देशों की तलाश करते हैं जैसे आयरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, जहाँ पे जो बाउंडेशंस हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो, जो अप्रूवल्स हैं वो बहुत फास्ट तरीके से मिल जाएं, इसके साथ साथ वहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी उनको प्राप्त हो रहा हो। तो ऐसे जगह पे जा करके FPIs जो मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ऐसे देशों की तलाश करते हैं, वहाँ पर फंड अपना सेटअप करते हैं और वहाँ के थ्रू पैसा लगाया जाता है भारत में। ओके, तो इसमें जो बात हो रही है कि किस टर्म में अगर देखा जाए कि कैसे नापा गया कि चौथे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है, तो उसको नापा जाता है एसेट अंडर कस्टडी के टर्म में। मतलब एसेट अंडर कस्टडी का है कि इट रिफर्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और वैल्यूएबल एसेट्स दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोन एज कस्टोडियन होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। मतलब जैसे मैं एक फंड मैनेजर हूं तो मेरे अंतर्गत कितना जो एसेट है वो आ रहा है उसे एसेट अंडर कस्टडी कहा जाता है। ओके, तो एसेट अंडर कस्टडी के तौर पे अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे अब आयरलैंड पहुंच चुका है। रीजन क्या है मॉरिशस के पीछे जाने का? एक तो वहां पे जो रेगुलेशन है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जो नए फंड है उनको सेटअप करने को लेकर के, साथ ही साथ जो वहां पे अप्रूवल प्रोसेस है थोड़ा इस समय डिले हो रहा है अप्रूवल नए फंड को देने में, इस वजह से वो चौथे नंबर पे आ चुका है। ओके, और अगर देखा जाए तो 780 FPIs हैं आयरलैंड में एज कंपेयर टू 595 इन मॉरिशियस। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड मेड डेविस? तो ये मेड डिवाइस कह लीजिए, मेरे ख्याल से मेड डिवाइस ऐसा करके होगा ये। तो ये जो ये प्लेटफॉर्म है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है WHO ने। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्या है? तो इसका सबसे पहले तो जो फुल फॉर्म है वो है मेडिकल, मी से मेडिकल,
डेव से मतलब डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम आईएस से। तो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब पूरी दुनिया भर में जितने तरह के जो टाइप की जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उनको मैप करने का काम किया जाएगा इसके द्वारा, और कौन से देश में किस तरह की बीमारी के लिए कौन से मेडिकल डिवाइस उपलब्ध है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म पे। ये सरकारों की भी हेल्प करेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस की कमी है देश में, उसको नए डिवाइसेस को प्रोक्योर करने में। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक खास तरह के डिवाइस की कंसंट्रेशन किसी के खास इलाके में ही हो, तो उसको भी सही तरीके से पूरे देश भर में स्प्रेड किया जा सकता है। तो जो एक्सेस होगा मेडिकल डिवाइसेस का उस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के प्रयोग करने से। तो यही सब लिखा हुआ है इसमें। द प्लेटफॉर्म एम्स टू इंप्रूव एक्सेस टू एसेंशियल मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेज वर्ल्ड वाइड। इट इज द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेज। तो ये ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है कि आपको किसी भी मेडिकल डिवाइस की जरूर जानकारी चाहिए तो आप इस प्लेटफॉर्म से ले पाएंगे। और ये जो मी डिवाइस प्लेटफॉर्म है इसमें 2301 2301 टाइप की, नंबर नहीं, इतने टाइप की मेडिकल डिवाइसेज जो है यूज्ड फॉर अ ब्रॉड रेंजिंग हेल्थ इश्यूज, इनको ट्रैक किया जाएगा। मतलब इसको इंक्लूड किया गया है कि अलग अलग जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह की मेडिकल डिवाइसेज होती हैं। तो 2301 तरह की अभी इसमें ट्रैक करी जा रही हैं। अगला सवाल है, कौन से स्टेट ने नंबर 1 पोजीशन हासिल करी है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इसके लिए इसको सम्मान मिला है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में। एक और मैंने आपको बताया था कि कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र को मिला है, ये हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में है, तो ये दिया गया है नागालैंड को। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, अगर देखा जाए तो नागालैंड ने 3 जो जीआई रजिस्ट्रेशन है या टैग हैं वो हासिल किए हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में। पहला है नागा मिर्च, फिर है नागा ट्री टोमेटो और एक है नागा स्वीट क्यूकम्बर। तो ये 3 जीआई टैग्स हैं नागालैंड को हासिल हुए हैं। अगला सवाल है, सेबी ने कौन सी एंटिटी को सुपरवाइजरी बॉडी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया हुआ है, किसके लिए? फॉर आरएज। आरएज का मतलब रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आईए। तो आरए और आईए भी लिखा रहे हैं तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट। इनका जो आप सुपरवाइजरी का काम है वो सेबी नहीं करेगी, वो कौन करेगा? बीएससी लिमिटेड करेगा। बी ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब ये वैसा ही सिनेरियो चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एंटिटी, जैसे सेबी क्या है? मेन रेगुलेटरी बॉडी है। तो अब इसने क्या किया है कि अब बीएससी को बना दिया, तो अब ये जो रिसर्च एनालिस्ट और आईएएस हैं इनका जो सुपरविजन का काम है वो इनके भरोसे छोड़ दिया गया है कि ये अब उसको सुपरवाइज करेंगे, तो वो टेंशन सेबी को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है, 2024 से लेकर के 5 साल के पीरियड तक के लिए अभी इसको दिया गया है सुपरवाइजरी का काम। और 2 जो नए रेगुलेशंस हैं, रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी RAASB और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी IAASB, अब ये दोनों जिम्मा किसके पास है? बीएससी के पास है। बीएससी अब बायलॉज बनाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएगा, एसओपी, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह क्रिएट करेगा, किसके लिए? रिसर्च एनालिस्ट और आईएएस के लिए, ताकि जो नए रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो कर सकें। ओके, और इसके अलावा मेन अगर फंक्शंस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का काम हो गया RAIAS का, मॉनिटरिंग का काम हो गया, और अगर कुछ ऐसा करते पाए जाते हैं जो रेगुलेशन के हिसाब से सही नहीं तो डिस्प्लेशनरी एक्शन जो होगा वो भी अब बीएससी के हाथ में होने वाला है। आपको पता होगा बीएससी भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा भी कहा जाता है इसे, और ये बहुत सालों से काम कर रहा है इस फील्ड में, तो इसलिए इसको ये जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ें, बात करें सेबी की, तो मैंने आपको बताया ये मेन रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन स्टॉक मार्केट की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच। ओके, ये ऑप्शन, ये मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेबी को फाउंड किया गया था 1988 में, लेकिन तब सेबी के पास जो है पावर्स नहीं थे, ये केवल सुपरवाइजरी बॉडी ऐसा कह लीजिए देखने का काम करता था कि अच्छा ठीक है बस ऐसे वाला काम था, कहा जाता था बिना दांत का शेर ऐसा। लेकिन जब जो स्कैम वगैरह 1991 के जो स्कैम हुए उसके बाद फिर सेबी को पावर्स मिली, और फिर 30 जनवरी 1992 के बाद इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई। उसके बाद से सेबी दांत वाला शेर बन गया और बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके जो स्टॉक मार्केट या फिर जो कैपिटल मार्केट है उसके क्षेत्र में। और इसका मेन जो फंक्शन है या मेन जो उद्देश्य है ये है कि जो आम जनता है उसका जो पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है
वो कोई डकार ना सके, उसका मिसयूज ना हो सके। और इसी को लेकर के आपने देखा होगा अभी इस समय तो बहुत सारे लोगों पर एक्शन लिया गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के और बहुत सारे मिली भगत को लेकर के। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स होते हैं जो आते हैं बताते हैं ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, ऐसा करके वो सारे अंदर मिले हुए रहते हैं। तो उन सब के ऊपर भी बहुत एक्शन यहाँ पे लिया जाता है सेबी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको अप्रूवल दिया है टू बिकम अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब CIC शॉर्ट में कहते हैं। तो ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बी ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो अभी तक NBFC के तौर पर रजिस्टर्ड था, अब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब ये भी NBFC ही है लेकिन अब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे अब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अब जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है उसको NBFCs के जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब NBFCs में तो ये है कि आप जनता से पैसा लेते हैं फिर उसको आप इन्वेस्टमेंट वगैरह देखते हैं, क्या करना है वो देखते हैं, तो वहाँ पर रेगुलेशंस अलग होते हैं। CIC का मतलब ये होगा कि अब इसको केवल इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने की जरूरत पड़ेगी। अब ये हो सकता है केवल अपने ही जो कंपनी मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट देखने हैं उनके काम ये शुरू करे। ओके, तो CIC इस्टेब्लिश करने के लिए जो मिनिमम एसेट चाहिए होती है वो होती है 100 करोड़ रुपीज़ की। तो ये तो जाहिर सी बात है JFS के पास तो है ही है। अब आते हैं कुछ वन लाइनर्स पे। जैसे पहला एक सवाल यहाँ पे पहला एक है कि जो CPWD है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसने 170 साल पूरे कर लिए इंडिया में, मतलब आज़ादी से पहले से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जैसे हर एक राज्य में होता है ना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वैसे ये सेंट्रल का है कि सेंट्रल रिलेटेड जो भी काम होते हैं करवाता है। 170 साल इसको पूरे हो चुके हैं। अगली खबर है कि जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ब्लू इकॉनमी कोलेब्रेशन को लेकर के इंडिया और नॉर्वे के बीच में एक मीटिंग है उसको होल्ड करी। तो ये याद रखिएगा, ब्लू इकॉनमी जो समुद्र है उससे रिलेटेड है और जो समुद्र से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड होती है। फिर लिखा हुआ है गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व 25 जून एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस। ये भी एक न्यूज़ आई है। अब ये तो जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्जाम में आने की संभावनाएं कम है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गजट निकाल करके एकदम ऑफिशियल कर दिया है। 25 जून को मनाया ही जाएगा संविधान हत्या दिवस। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी देश में और उसी को कमेमोरेट किया जा रहा है इस दिवस के तौर पे। एक और न्यूज़ है कि इंडिया और भूटान ने ये क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, साथ में काम करने को लेकर के यहाँ पे एक बैठक करी है। और इसमें अब इंडिया और भूटान, क्योंकि दोनों ही देश क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, तो अब साथ में मिलकर के इस पर काम करेंगे। तो ये याद रखिएगा, कभी आए क्लाइमेट चेंज को लेकर के तो इंडिया और भूटान की बैठक इस पर चल रही है। अब स्टार्ट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी के। पहला सवाल है कि बैंक कैन नॉट इशू सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। अब बैंक जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सा ऐसा बैंक है? तो देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब एक तरीके से प्रोमिसरी नोट ही है, बस इसका जो पैसा होता है वो मैच्योरिटी पीरियड के बाद दिया जाता है, मतलब मैच्योरिटी पे दिया जाता है, बीच में नहीं दिया जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, RBI इसको रेगुलेट करता है कौन इशू करेगा कौन नहीं। तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, मतलब जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है कर सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक ये नहीं कर सकते हैं। दो बैंक हैं इसमें, याद रखिएगा, RRBs और LAB, ये दोनों बैंक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो भी इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम अमाउंट जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1 लाख रुपए का। मतलब 1 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा या फिर उसके मल्टीपल में ही जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो होता है। 1 लाख रुपए से कम का CD इशू नहीं किया जा सकता, मतलब इसका मल्टीपल होता है। अब 1 लाख का 1,10,000 नहीं हो सकता, 1 लाख होगा, नहीं तो 2 लाख होगा, नहीं तो 3 लाख होगा, ऐसे चलेगा। नेक्स्ट, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ CDs इश्यूड बाय बैंक शुड नॉट बी मोर देन, कि जो CDs का मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितने समय से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब है 1 साल। और ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है, बाय बैंक्स कहा गया है, कि बैंक के लिए अलग है और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये पीरियड अलग होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए। आगे यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, पेरिस में, क्योंकि यूनेस्को आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर इसका। नेक्स्ट यहाँ पे आता है
कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी से एक और सवाल है और वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है इसका सही जवाब क्या है। ये क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसके अंतर्गत कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मिल करके ये बना होता है। तो आपको इसका जवाब कमेंट करके बताना है, वरना मैं कल आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या है सही, कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को।